तो क्या आपको पता है दुनिया के नक्शे पर साउथ अटलांटिक ओशन में एक ऐसी भी जगह मौजूद है जिसे आपने शायद ही कभी नोटिस किया होगा। ठंडी हवाएं, लगातार बारिश, चारों तरफ सिर्फ समुद्र और पॉपुलेशन इतनी कम कि किसी छोटे शहर में भी इससे ज्यादा लोग रहते होंगे। लेकिन फिर भी इसी छोटी सी जगह के लिए दो देशों ने युद्ध लड़ा, लोग मारे गए, शिप्स डूब गए और आज भी ये कन्फ्लिक्ट पूरी तरह शांत नहीं हो पाया। तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर क्यों इतने छोटे आइलैंड के लिए इतनी बड़ी लड़ाई क्यों हुई। तो हाँ, इस आइलैंड को दुनिया में दो नामों से जाना जाता है। ब्रिटेन इसे फॉक आइलैंड कहता है और अर्जेंटीना इसे मालदीव्स कहता है। इनका सिर्फ नाम ही अलग नहीं है, इन आइलैंड्स को लेकर दोनों देशों की पूरी कहानी ही अलग है। ये आइलैंड साउथ अटलांटिक ओशन में मौजूद हैं और अर्जेंटीना के कोस्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, पर इसका कंट्रोल ब्रिटेन के पास है और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अर्जेंटीना कहता है कि ये आइलैंड उनके पास होना चाहिए क्योंकि जियोग्राफी के हिसाब से ये साउथ अमेरिका के बहुत करीब है, लेकिन ब्रिटेन कहता है कि ये आइलैंड उनके पास होना चाहिए। और हाँ, शायद यही सबसे इंटरेस्टिंग बात भी है। यहाँ तक कि इस पूरी लड़ाई में सबसे कम सुनी जाने वाली बात यहाँ रहने वाले लोगों की ही होगी। अब आपके मन में भी ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर ये लड़ाई शुरू कैसे हुई। इसे जानने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बहुत साल पहले की बात है, ये आइलैंड लगभग खाली ही होता था और फिर कुछ समय बाद अलग अलग यूरोपियन पावर साउथ अटलांटिक ओशन में आने लगी। पहले फ्रांस आया और फिर स्पेन आया और फिर धीरे धीरे ब्रिटेन भी आ गया। हर कोई इस आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करने लग गया। पर क्यों? क्योंकि उस समय हर कोई समुद्र पर कब्जा करना चाहता था और जिसके पास ये आइलैंड होता उसके पास डबल एडवांटेज भी होती। और कुछ देर बाद समय बदला, अर्जेंटीना आज़ाद हुआ और अर्जेंटीना ने भी अपनी मांगे रखी। उसने कहा कि स्पेन की सारी पुरानी टेरिटरीज अब उसकी होनी चाहिए, जिसमें ये आइलैंड भी शामिल था। लेकिन ब्रिटेन भी कहाँ पीछे हटने वाला था। ये बात है 1833 की। ब्रिटेन ने इस आइलैंड पर फिर से कंट्रोल पा लिया और तब से लेकर आज तक ये इशू ख़त्म ही नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो दुनिया ने कुछ सालों तक इस कन्फ्लिक्ट पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आइलैंड बहुत छोटा सा था, पॉपुलेशन भी बहुत कम थी और यहाँ तक की जगह भी काफ़ी आइसोलेटेड सी थी। लेकिन फिर आया 1982 का समय। उसके बाद तो मानो सब कुछ बदल सा ही गया। 1982 में अर्जेंटीना की मिलिट्री गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, इकोनॉमी ख़राब थी और लोग नाराज़ थे। सरकार की पॉपुलैरिटी गिर रही थी और फिर उन्होंने आइलैंड को वापस लाने का फैसला किया और यहाँ तक कि पूरा देश उनके सपोर्ट में खड़ा तक हो गया। तो फिर अर्जेंटीना ने भी आइलैंड पर अपने फोर्सेस भेजने का फैसला किया और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी फोर्सेस भेज भी दी और कुछ ही दिनों बाद अर्जेंटीना ने फॉकलैंड पर कब्जा भी कर लिया। अर्जेंटीना के लोग सड़कों पर उतरकर सेलिब्रेट करने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी ज़मीन वापस ले ली है। लेकिन ब्रिटेन भी कहाँ चुप रहने वाला था। उस समय ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर और फिर उन्होंने अपने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो आइलैंड हम वापस लेकर ही रहेंगे। और ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो आइलैंड ब्रिटेन से हज़ारों किलोमीटर्स की दूरी पर था। फिर भी ब्रिटेन ने अपनी नावल टास्क फोर्सेस, वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी भेज दिए थे। और फिर ब्रिटेन ने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया, क्योंकि अब एक छोटे आइलैंड डिप्यूट ने बड़े युद्ध का रूप ले लिया और फिर शुरू हुई फॉकलैंड वॉर। साउथ अटलांटिक ओशन का ठंडा समुद्र, तेज़ हवाएं, बारिश और दोनों तरफ यंग सोल्जर्स, और यहाँ तक कि इनमें से कुछ लड़के तो ऐसे भी थे जो पहली बार अपने घर से इतनी दूर आए थे। इनमें से कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स और कुछ अर्जेंटाइन सोल्जर्स थे और ज़्यादातर की उम्र बहुत कम थी। और फिर पूरी दुनिया को पता चला कि युद्ध सिर्फ मैप्स पर नहीं होता, इसके पीछे हमेशा इंसान होते हैं। डर होता है, ठंड होती है, अकेलापन होता है। अर्जेंटाइन के कई सोल्जर्स तो ऐसे थे जो बिना प्रॉपर इक्विपमेंट्स के आए थे। कुछ सोल्जर्स को तो ढंग से खाना भी नहीं नसीब हो रहा था। और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन टेक्नोलॉजी करीब पूरा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन डिस्टेंस उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज था। पर फिर भी दोनों में से कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। इस वॉर का सबसे फेमस मूवमेंट था जब ब्रिटिश सबमरीन ने अर्जेंटाइन के एक फेमस वॉरशिप ARA जनरल बेलग्रानो को डुबा दिया था। सेकंडों में हजारों लोग मारे गए और फिर पूरी दुनिया को पता चला कि ये लड़ाई कोई आम कन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर कुछ ही हफ्तों में ब्रिटेन ने वापस आइलैंड पर कंट्रोल पा लिया। अर्जेंटीना हार गया, फैमिलीज ने अपने बहुत सारे लोग खो दिए, वॉर खत्म हो गई, लेकिन मेमोरीज नहीं। आज भी अर्जेंटीना इस आइलैंड को अपना मानता है, वो अपने मैप्स में मालदीव्स लिखते हैं और ब्रिटेन आज भी अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस यहाँ रखता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, इस आइलैंड पर रहने वाले लोग ब्रिटेन में रहना चाहते हैं।
जब आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दुनिया में टेरिटरी सिर्फ ज़मीन ही नहीं होती, वो हिस्ट्री होती है, नेशनल प्राइड होता है, आइडेंटिटी होती है। और अर्जेंटीना के लिए ये आइलैंड सिर्फ एक आइलैंड ही नहीं है, ये एक अधूरी कहानी है। ब्रिटेन के लिए ये एक प्रूव करने का सिंबल है कि वो अपनी टेरिटरीज कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन शायद सबसे अजीब बात ये है कि अगर तुम इस आइलैंड पर जाकर देखोगे तो तुम्हें ना कोई जायंट सिटीज दिखेंगी और ना ही कोई ह्यूज पॉपुलेशन, बस ठंडी हवाएं, खुले मैदान, पेंगुइन्स और एंडलेस ओशंस ही दिखेंगे। फिर भी दुनिया की पॉलिटिक्स में इसकी इम्पोर्टेंस इसके साइज से ज़्यादा है, और कभी कभी दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाइयाँ सबसे छोटी चीज़ों के लिए ही होती हैं। इसलिए शायद फॉकलैंड या मालदीव्स आज भी सिर्फ आइलैंड नहीं है, बल्कि ये एक रिमाइंडर है कि इंसान मैप्स और बनी लाइनों के लिए कितने दूर जा सकते हैं। और शायद आने वाले कई सालों तक भी ये डिबेट ख़त्म ना हो, क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वॉर ख़त्म होने के बाद भी हिस्ट्री बनकर ज़िंदा रहते हैं।